प्रकाश का वर्तन। प्रकाश का वर्तन किसे कहते हैं? जब एक समांगी माध्यम से चलती हुई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम के संस्पर्श तल से टकराती है और टकराने के बाद पुनः वह पहले माध्यम में लौटने के साथ साथ दूसरे माध्यम में भी प्रवेश करती है, तो यह दूसरे माध्यम में तिरछी होकर जाती है, अर्थात अपने रास्ते से मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्तन। वर्तन के दो नियम। वर्तन के नियम, चूंकि यह आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है और इसे हम कहेंगे वर्तित किरण। वर्तित किरण या अपवर्तित किरण, वर्तन को अपवर्तन भी कह सकते हैं। प्रकाश के वर्तन के कई उदाहरण हैं, जैसे जल के अंदर हवा से चलती हुई प्रकाश की किरण का जाना, या जल के अंदर से प्रकाश की किरण का बाहर आना, कांच से होकर हवा में प्रकाश की किरण का जाना, ये सारे प्रकाश के वर्तन के उदाहरण हैं। इसके फलस्वरूप कई घटनाएं होती हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे, बाद में जानेंगे उसके बारे में। वर्तन के दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और वर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा नियम जो कि स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। स्नेल का नियम साइंटिस्ट का नाम है, उसके आधार पर इसका नाम दिया गया है। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ अभिलंब और वर्तित किरण के बीच का कोण को वर्तन कोण। याद रखिएगा, कोण का माप हम अभिलंब से करेंगे। अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण आई नाम देते हैं, और यहाँ अभिलंब से वर्तित किरण के बीच का कोण वर्तन कोण। यह दोनों कोण परावर्तन के जैसा बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये अपने रास्ते से मुड़ कर जाती है, या तो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब से नजदीक आएगी, तो ये दो कोणों का मान आपस में बराबर नहीं होता है। स्नेल का नियम यह कहता है कि आपतन कोण का साइन और वर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, अर्थात भाग करने पर कोई एक स्थिरांक होगा। इसका मतलब है कि आई बदलने पर आर बदल जाएगा, किंतु यह जो रेशियो है, यह अनुपात है, यह नहीं बदलेगा, इसलिए इसको हम स्थिरांक कहते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि यह फिक्स स्थिरांक के लिए शर्त यह है कि कलर ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का रंग एक ही होना चाहिए, रंग को वर्ण भी कहते हैं, और दूसरा यह जो दो माध्यम है यह एक ही होना चाहिए। फिर से समझाओ कि एक ही प्रकाश के किरण रंग के लिए और एक ही माध्यमों के लिए, ये जो पेयर ऑफ मीडियम है, जोड़ा जो माध्यम है, एक ही होना चाहिए। मान लेते हैं हवा से जलने प्रकाश की किरण जा रही है तो, और येलो कलर का लाइट है, तो आपतन कोण बदलेगा, आर बदल जाएगा, किंतु यह जो भाग करने पर अनुपात आ रहा है, यह अनुपात एक ही रहेगा। यदि हम कलर ऑफ लाइट बदल दें, येलो के जगह रेड कलर कर दें, या यहाँ जो जल से हवा जो है उसकी जगह हम कांच कर दें, जल और हवा में से एक माध्यम को बदल के उसकी जगह कांच कर दें, या दोनों ही माध्यम बदल दें, तो
यह जो कोण है, ये दोनों कोण का समान मान पहले के जैसा जो था पहले आता, मान लेते यह जल है और यहाँ हवा है, जल है और हवा है। इस माध्यम के लिए येलो कलर के लिए I और R का एक मान के लिए जो स्थिरांक, यदि हम यहाँ जल की जगह कांच कर देते हैं, कांच से हवा में आए और यह कलर येलो कलर ही रहे, कोण वही रहे, तो यह स्थिरांक बदल जाएगा। यह है स्नेल का नियम। अब आगे इस स्थिरांक का एक नाम होता है जिसे हम यहाँ कहते हैं वर्तनांक, जिसे म्यू, आप यू लिखिए स्मॉल केस में और उसको इस तरह से बढ़ा दीजिए, इसको पढ़ते हैं म्यू, म्यू कहते हैं, वर्तनांक को म्यू द्वारा दर्शाते हैं। स्नेल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें मुड़ने का नियम। मुड़ने का नियम अर्थात यह जो माध्यम होता है कि हवा से कांच में या कांच से हवा में या जल से हवा में कांच से हवा में जाने पर किरण किधर से किधर मुड़ेगी, इसके लिए जो नियम है वह निर्भर करता है माध्यमों के वर्तनांक के ऊपर। तो वर्तनांक के बारे में और थोड़ा विशेष पढ़ लेते हैं हम लोग। वर्तनांक भी दो प्रकार का होता है। पहला परम वर्तनांक, यदि प्रकाश की किरण हवा से किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाए, हवा से किसी दूसरे माध्यम में जाए, इस प्रकार से किरण दिखाया, या आपतन कोण जाने पर मान लो इस तरह से गई, यह वर्तन कोण हुआ, तो वर्तनांक का मान u बराबर साइन आई बटा साइन आर। ध्यान रखिएगा, जिस माध्यम पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में जाने पर पहला माध्यम में जो आपतन कोण है उसका साइन बटा में दूसरा माध्यम का जो वर्तन कोण है उसका साइन का अनुपात करने पर जो म्यू आता है वह दूसरे माध्यम का होता है। दूसरे माध्यम का यह म्यू है अर्थात वर्तनांक। चूंकि यह हवा से जा रही है इसलिए इस दूसरे माध्यम का वर्तनांक को हम परम वर्तनांक कहते हैं। यदि हवा से किरण जाए तो दूसरे माध्यम के वर्तनांक को हम परम वर्तनांक कहते हैं। दूसरा सापेक्ष वर्तनांक। यह आवश्यक नहीं है कि हर समय प्रकाश की किरण हवा से ही जाए। यदि प्रकाश की किरण जल से कांच में जाए, यदि जल से कांच में जाए, फिर से वर्तनांक दूसरे माध्यम का वर्तनांक को जब हम लिखेंगे तो पहले माध्यम का आपतन कोण का साइन का अनुपात दूसरे माध्यम में जो वर्तन कोण है उसका साइन। किंतु यहाँ नाम बदल जाएगा। यहाँ जो वर्तनांक है इसे हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष वर्तनांक है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष वर्तनांक है। यहाँ लिखने का तरीका, यहाँ μ2 लिख दिया अर्थात दूसरे माध्यम का है, किसके सापेक्ष में, तो पहले माध्यम के सापेक्ष। यहाँ वहाँ ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम। तो और अगर हम बढ़ाना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे। यदि मान लेते हैं कांच का परम वर्तनांक, कांच का परम वर्तनांक μ2 है और जल का परम वर्तनांक μ1 है, तो इस
हिस्से को हम ऐसे लिखेंगे, μ2 बटा μ1 बराबर साइन आई बटा साइन आर। अर्थात दूसरे माध्यम का वर्तनांक पहले माध्यम के वर्तनांक के सापेक्ष। यहाँ हमने परम वर्तनांक के रूप में लिखा है कांच का परम वर्तनांक बटा जल का परम वर्तनांक। परम वर्तनांक बोलने का मतलब यदि मान लें कि कांच में प्रकाश वायु से जाए, हवा से जाए, तो उस समय उसका वर्तनांक होता है μ2, और जल के लिए परम वर्तनांक μ1। अर्थात अलग से समझ के रखें, मान लें कि जल में वायु से अगर प्रकाश की किरण जाए तो जो वर्तनांक होगा होगा 1। यह एक फॉर्मूला के रूप में भी आप याद रखेंगे। दूसरा है कि क्यों ये प्रकाश की किरण क्यों मुड़ रही है। मुड़ने का कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वर्तनांक अलग अलग माध्यमों का अलग अलग होता है। साथ ही साथ एक और कारण है, यह जान लेंगे कि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। यदि इस फॉर्मूला को आगे प्रकाश का वेग के रूप में अगर हम लिखें तो फॉर्मूला के रूप में याद रखिएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा प्रकाश का वेग को हम v से अगर दर्शाते हैं तो v वेग जो होता है सघन माध्यम अर्थात जिसका वर्तनांक अधिक होता है, विरल माध्यम अर्थात जिसका वर्तनांक कम होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। अर्थात वर्तनांक के साथ प्रकाश का वेग का विलोमानुपात होता है। वर्तनांक अधिक होगा तो प्रकाश का वेग कम होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में μ2 बटा μ1 है, यहाँ लिखा है μ1 बटा 2 विलोमानुपात के कारण। यह भी एक फॉर्मूला है, या तो इन दोनों को एक साथ रखें, या इन दोनों को एक साथ रखें, या इन दोनों को एक साथ रखें। इसका काम न्यूमेरिकल बनाने में भी हो सकता है। आगे, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, मैं यहाँ लिखता हूँ मुड़ने का नियम। मुड़ने का नियम, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर जाती है। यदि अगर इसी मार्ग से जाए तो यह सीधा ऐसा जाता, किंतु यह अपने मार्ग से मुड़ेगी, इसलिए इस प्रकार से मुड़ेगी। यदि ये सघन से विरल जाए तो अविलंब से दूर। यही दूसरा केस हो, अर्थात विरल से सघन में आए, तो इसी चित्र को आप उल्टा समझ सकते हैं। यदि ये विरल से सघन में आती तो ये इधर जाती, लेकिन इधर ना जाकर के ये अपने मार्ग से अविलंब की ओर मुड़ जाए। दूसरा, इस चित्र को अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ये इस प्रकार से आ रही, विरल से सघन, तो ये अपने रास्ते से मुड़ेगी, किंतु इधर की ओर अविलंब की ओर, विरल से सघन में। यह याद रखेंगे। वर्तनांक अधिक होने पर सघन, कम जिसका होता है वह विरल। यह प्रकाश के वेग का भिन्न होने के कारण होता है। आगे, प्रकाश के वेग किरण का एक आयताकार स्लैब से होते हुए जाना को हम चित्र द्वारा दिखलाएंगे। आयताकार स्लैब, कांच का आयताकार स्लैब को हिंदी में गुटखा या ऐसा गुटखा कुछ कहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में स्लैब ही उच्चारण कर रहे हैं।
आयताकार स्लैब मैं दिखा दूं, यह एक स्लैब है कांच का, दिख रहा है, ये एक आयत है, रेक्टेंगल, यहाँ भी है, पेपर वेट के जैसा कुछ है, ये कांच का दिख रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रकाश की किरण, ये जो आयताकार स्लैब, आयताकार जो शेप है, इधर एक जो तल है, इधर भी है, इधर मैं अगर अंगुली रखूं तो मेरी अंगुली से चलती हुई प्रकाश की किरण वायु से होते हुए कांच में गई, कांच में जा करके फिर कांच से इसी तल से बाहर निकलेगी हवा, वायु। अर्थात यहाँ प्रकाश का वर्तन दो बार हो रहा है, पहला इस तल पर और दूसरा इस तल पर, वायु से कांच, कांच से वायु। तो एक ही प्रकाश की किरण को मैं यहाँ दिखाता हूँ। अगर यहाँ है एक विशेष रास्ते से अगर प्रकाश की मान लेता हूँ कि तिरछी, अगर इसको ऐसे रखिए, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर इस तरह सुना होगा, यदि प्रकाश की किरण इस तरह से आकर इस पर तिरछी जाती है तो इस पार जब निकलेगी तो किस रास्ते से होकर जाएगी, इसको दिखाना चाहता हूँ। तो इसे चित्र द्वारा ये स्लैब को मैं फिर बोल रहा हूँ, इस तरह से रखा है, ऊपर वाला जो तल है इस तल पर प्रकाश, ये चट्टा नहीं है क्योंकि 3D शेप है, बोर्ड पर बनाना आसान नहीं होता है, या बनाने पर भी चित्र द्वारा समझाने में असुविधा होती है, इसलिए 2D शेप बना करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये 3D शेप है। प्रकाश की किरण यहाँ इस प्रकार आई, यह आपतित प्रकाश की किरण है, वर्तन के बाद यह विरल से सघन में जा रही है, तो क्या होगा, यह अभिलंब की ओर, इसका सीधा रास्ता यह था, पूरा दिखा दिया, देखते हैं कि आप किस तरह से जाते हैं। अभिलंब की ओर मुड़ करके यह कांच के अंदर इस तरह से गुजर रही है, इसे हम I1 आपतन कोण, इस बिंदु पर यह वर्तन कोण, फिर से जब यह इस तल पर पड़ेगी तो यहाँ एक और अभिलंब खींचेंगे, यहाँ अंदर में नाम है R1 है, इसको मैं R2 लिखता हूँ, मैंने यहाँ नाम दिया है R2, ये कोण, इस बिंदु के लिए यह आपतन कोण हो गया। फिर यह किरण वर्तन के बाद मुड़ेगी, सघन से विरल आने पर यह फिर से अभिलंब से दूर जाए। देखा जाता है, हम एक और कैलकुलेशन करके हम लोग देखेंगे कि यह जो किरण है, जिसे हम निर्गत किरण कहेंगे, यह किरण इस रास्ते के अर्थात आपतित किरण के समानांतर जाए। इस कोण को मैं निर्गत कोण बोलूंगा, इसका नाम I2 देता हूँ। इस प्रकार से यह रास्ता हुआ, किरणों का नाम दे देता हूँ P, Q, R, S। यहाँ देखते हैं कि